दुनिया में कई तरह के विनाशक हथियार हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच ठनी हुई है। तो इस बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जिससे दुनिया में टेंशन हाई है, क्योंकि अमेरिका से बायोलॉजिकल वेपन और बायो लैब के बारे में चर्चा हो रही है, जिससे खौफ हाई है। 30 देशों में अमेरिका के तबाही वाले वेपन का सच। लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, विध्वंसक मिसाइल, विनाशकारी ड्रोन, दुश्मनों की मिसाइल को तबाह करने वाले डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। लेकिन अमेरिका ने अपने दुश्मनों को घेरने के लिए केवल अपने देश की सुरक्षा को चाक चौबंद नहीं किया है, बल्कि अमेरिका ने अपने दुश्मनों की घेराबंदी के लिए दुनिया भर के देशों में 128 सैन्य अड्डे बना रखे हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात पर मुहर लगा दी है। रूस लंबे समय से जिस मुद्दे को लेकर अमेरिका पर निशाना साधता रहा है, अब उसी पर ट्रंप प्रशासन ने बड़ा खुलासा कर दिया है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के ऑफिस ने दस्तावेज जारी कर बताया है कि अमेरिकी सरकार ने दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में 120 से अधिक बायोलैब्स को फंडिंग दी है। इन लैब्स में जैविक रोगाणुओं यानी पैथोजेंस पर रिसर्च की जाती रही है। इनमें यूक्रेन के लैब्स भी शामिल है, जिन्हें लेकर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार विवाद होता रहा है। DNI कार्यालय ने 12 जून को जारी कर बयान में कहा कि इन बायोलैब्स में कुछ ऐसे पैथोजेंस पर भी काम होता रहा है जिन्हें खतरनाक माना जाता है। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया समुदाय पहले चेतावनी दे चुका था कि यूक्रेन में अमेरिकी फंडिंग वाली एक लैब में खतरनाक रोगाणु मौजूद हो सकते हैं और रूस के हमले, कब्जे या नुकसान का खतरा बना हुआ था। After months of searching through intelligence community holdings and files, today I'm releasing new evidence of long-standing U.S. government funding of more than 120 biolabs in over 30 countries. Now, these biolabs include labs in places like Ukraine, which could be at risk of compromise due to the ongoing Russia-Ukraine war. In fact, the intelligence community had previously warned that a U.S.-funded biolab in Ukraine likely housed dangerous pathogens and remained vulnerable to long-standing threats of Russian attack, seizure, or damage. Now, until now, evidence regarding the full existence and funding of these laboratories had been knowingly withheld from you, the American people. ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब तुलसी गबार्ड DNI पद छोड़ने वाली। हालांकि उनके कार्यालय ने ये नहीं बताया कि ये जानकारी अभी सार्वजनिक क्यों की गई। रिपोर्ट में यह भी साफ नहीं है कि इसमें कोई बिल्कुल नई या पहले कभी सामने नहीं आई जानकारी है या नहीं।
दरअसल शीत युद्ध के बाद अमेरिका कोऑपरेटिव थ्रेट एंड रिडक्शन प्रोग्राम के तहत उन वैज्ञानिक कार्यक्रमों और सुविधाओं को सुरक्षित बनाने में निवेश करता रहा जिसका संबंध सोवियत संघ के रासायनिक और जैविक ढांचे से था। इनमें यूक्रेन के कीव के साथ कई और देश शामिल थे। तुलसी गबार्ड ने कहा कि जब भी इस तरह की जानकारी साझा की जाती थी तो उन्हें एक तरह से बागी और या फिर नेशनल थ्रेट के तौर पर देखा जाता रहा। जाहिर है अब अमेरिका से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद दुनिया सन्न है। लेकिन तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अमेरिका जैविक हथियार बनाता था या बना रहा है। खबरों के मुताबिक जो बायो लैब है उनमें एंथ्रेक्स, इबोला, MERC, सार्स और प्लेग जैसे बेहद खतरनाक पैथोजन पर रिसर्च की गई थी। बायो लैब के बारे में अमेरिका की तरफ से खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बायो लैब को लेकर काफ़ी सख्त है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बायोलॉजिकल रिसर्च और विशेष रूप से कोविड-19 की शुरुआत से जुड़े सवालों पर अधिक आक्रामक रुख अपनाया है। चीन के लैब से कोविड वायरस के लीक होने के आरोप अभी भी लग रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी फंडिंग वाली कई लैब्स में खतरनाक और बहुत ज़्यादा संक्रामक पैथोजेंस पर रिसर्च की गई और ऐसे काम को बिना कड़ी निगरानी के जारी नहीं रखा जा सकता। इसी सोच के तहत मई 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके जरिए दुनिया भर में अमेरिकी फंडिंग से होने वाली गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पर रोक लगा दी गई। ये ऐसी रिसर्च होती है जिसमें जीवों या रोगाणुओं के जैविक गुणों को बदलकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाती है। रूस और पश्चिमी देशों के संबंध खराब होने के बाद मॉस्को लगातार आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका विदेशों में ऐसे बायोलैब्स को फंड दे रहा है जहां संभावित जैविक हथियारों से जुड़ा काम हो सकता है। हालांकि अमेरिका इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। अमेरिका 1975 के जैविक हथियार प्रतिबंध समझौते का हस्ताक्षरकर्ता भी है। अमेरिका का कहना है कि ये लैब्स बीमारी नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काम करती हैं, न कि जैविक हथियार बनाने के लिए। 2022 में रूस की ओर से यूक्रेन पर सैन्य हमला करने के बाद मॉस्को ने बार बार ये कहा था कि बायो लैब्स का फंडिंग जो है वो अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन को कर रहा है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 2023 में इसका खंडन करते हुए कहा कि ये सिर्फ रूस का प्रोपेगेंडा है जो लगातार वो फैला रहा है। आपको बताएं कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर के कहा और ये भी कहा कि दरअसल युद्ध से ध्यान भटकाने और तमाम विदेशियों को अपने साथ अपने समर्थन में रखने और यूक्रेन पर हमला जो है उसको सही बताने की वजह से रूस इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जैविक वेपन होना या फिर बायो लैब्स होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में ऐसी लैब्स हैं। उनका इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैक्सीन बनाने के साथ साथ संक्रामक रोगों पर रिसर्च के लिए होता है। तुलसी गबार्ड के ऑफिस ने फंडिंग और लैब्स के अस्तित्व की बात कही है, लेकिन कहीं भी ये दावा नहीं किया गया कि इन लैब्स में जैविक हथियार बनाए गए थे। बायो लैब और हथियार बनाने वाली बायो लैब अलग अलग चीजें हैं। तुलसी गबार्ड का बयान उसी बात पर मोहर लगाता है जिसका अंदेशा बहुत दिनों से था। कई सारी ऐसी सीक्रेट फाइल्स जब डिक्लासिफाई हुई हैं तो उनसे पता चला है कि अमेरिका ने अच्छा खासा निवेश कर रखा है तमाम लैब्स के ऊपर जहां पर घातक खतरनाक पैथोजेंस के ऊपर काम चल रहा है। और अगर बात करें तो 40 से ज़्यादा जो इस तरह के लैब्स हैं वो सिर्फ यूक्रेन के अंदर है। यानी कि ये फंडिंग एक तरह से शक के दायरे में है और अमेरिका कितने भी दावे कर ले कि वो
रिसर्च कर रहा है कीटाणुओं के ऊपर, वो रिसर्च कर रहा है वायरसेस के ऊपर। लेकिन बहुत सारे प्रश्न अब इससे खड़े होते हैं कि अगर इस तरह की लैब सेटअप करनी थी तो अमेरिका अपने यहाँ क्यों नहीं करता है। जाहिर है बायोलॉजिकल वेपन बेहद ही खतरनाक है, तभी तो इसे लेकर दुनिया भर में इस पर चर्चा होती है। भले दुनिया भर के देश दावा करते हैं कि वो बायो लैब में रिसर्च करते हैं, लेकिन वो इन लैब में अपने दुश्मनों के लिए जैविक हथियार बनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बायोलॉजिकल वेपन या जैविक हथियार सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस और उनके जरिए पैदा होने वाले विषैले पदार्थ होते हैं, जिन्हें जानबूझकर इंसानों, जानवरों या फसलों में बीमारी और मौत फैलाने के लिए तैयार किया जाता है। सवाल है जैविक हथियार इतने खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि ये हथियार अदृश्य और साइलेंट किलर माने जाते हैं। पारंपरिक हथियारों की तरह आवाज़ या विस्फोट नहीं करते, बल्कि इनका असर हवा, पानी या संक्रमित चीज़ों के जरिए धीरे धीरे और चुपचाप फैलता है। अमेरिका का दावा ये रहता है हमेशा से कि वो उन रिसर्चर्स के ऊपर फंड कर रहा है जहां पर वायरस के ऊपर स्टडी हो रही है और तमाम वायरसेस को, उनके आउटब्रेक करने के पैटर्न को समझने की कोशिश करी जा रही, ताकि भविष्य में कोई वायरल आउटब्रेक हो तो उसको रोका जा सके। ये बात कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन अगर ऐसा है तो अमेरिका को ये तमाम जो लैब्स हैं वो अपने यहाँ बनानी चाहिए थी, तो वो दूसरे देशों में क्यों बना रहा है? इसमें हमेशा ये खतरा रहता है कि अगर इन लैब से ही वायरस आउटब्रेक हो गया तो क्या होगा। यानी अमेरिका अपने आप को सुरक्षित भी रखना चाहता है। हमने देखा है कि किस तरह से चाइना की एक लैब से कोविड का वायरस निकलता है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। ऐसी संभावनाएं ऐसी लैब्स के माध्यम से हमेशा बनी रहती है। ईरान को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वो अपनी मिसाइलों को विनाशकारी बना रहा है। ईरान में केमिकल और बायोलॉजिकल पेलोड को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ जोड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिससे टेंशन बढ़ गई है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान के फार्मा लैब बेहद विकसित है, इसीलिए आशंका बढ़ जाती है कि ईरान कहीं बायो वेपन की गुप्त योजना पर तो काम नहीं कर रहा है। बायो वेपन्स का निर्माण सस्ता होता है, इसकी डिलीवरी और इसे छिपाना आसान होता है। मिसाइल, ड्रोन और आतंकी प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इन वेपन्स को मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से तक फैलाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इजराइल, खाड़ी देश और अमेरिकी बेस के लिए ईरान के बायो वेपन सीधे खतरा है। एटम बम की तरह ही बायो वेपन को डिक्टेट करना करीब करीब असंभव है। सबसे बड़ी मुश्किल, हर एक बायो वेपन जैसे एंथ्रेक्स या दूसरे टॉक्सिन के खिलाफ अलग अलग डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बायो वेपन की कीमत कम हो सकती है, लेकिन इसके बचाव में करोड़ों खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि जब इनका इस्तेमाल होगा तब तबाही की रेंज में पूरी दुनिया होगी। ईरान बायो वेपन के आरोपों से इनकार करता आया है। ईरान का दावा है कि बायो एजेंट्स पर रिसर्च डिफेंसिव और पब्लिक हेल्थ के लिए, लेकिन यूरेनियम की तरह ईरान ने इस पर भी पारदर्शिता नहीं बरती। अमेरिकी खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान लंबे समय से बायोलॉजिकल वेपन की संधियों का उल्लंघन करता आया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि ईरान के बायो एजेंट्स रिसर्च में एंथ्रेक्स, प्लेग, कॉलरा, बाटुलिनम टॉक्सिन और बायोरेगुलेटर्स जैसे पदार्थ शामिल हैं। ईरान बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान ने बायो वेपन के हमलावर मकसद के लिए R&D को छोड़ा नहीं है, जिसे हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जैविक हथियार एटमी हथियारों के मुकाबले बेहद विध्वंसक साबित हो सकते हैं। जैविक हथियार के हमलों की भनक तक नहीं लग सकती और ये हथियार इंसानी आबादी के एक बड़े हिस्से को मौत के मुहाने पर खड़ा कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हो जाए तो मास किलिंग को रोकना और भी नामुमकिन हो जाएगा। उन्नीस 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन अपनाया गया, जिसके तहत सदस्य देशों ने जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया। ये वैश्विक निरस्तीकरण की प्रमुख संधियों में से एक है, लेकिन आज भी दुनिया के कई देशों के पास बायोलॉजिकल वेपन है जो इंसानियत के लिए खतरा है। हालांकि सभी देश इनकार करते हैं। बायोलॉजिकल वेपन आधुनिक दुनिया के सबसे गंभीर सुरक्षा खतरों में से एक है।
इनका प्रभाव केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ता है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ऐसे हथियारों पर रोक लगाने के लिए नियम और संधियां बनाई हैं, लेकिन भविष्य क्या कहता है कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।